हेलो लिटरेचर लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में न्यू क्लासिकल पीरियड कर रहे हैं और हमें पता है कि हमने न्यू क्लासिकल पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास रेस्टोरेशन एज, दूसरा ऑगस्टन पीरियड और तीसरा है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। हम रेस्टोरेशन पीरियड और ऑगस्टन एज प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। हमें मिलता हूँ अब क्लास के लास्ट में। शुरू करते हैं आज क्लास। ओके, तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आज की एज में हम डिस्कस करने वाले हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का दूसरा नाम एज ऑफ जॉनसन भी है, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन इस एज के प्रोमिनेंट फिगर थे। अब देखिए, इस एज का जो टाइम ड्यूरेशन जाता है वो 1745 से 1785 या 1798 तक जाता है। देखो, लास्ट टाइम 1785 भी आ सकता है, 1798 भी आ सकता है। 1785 इसलिए क्योंकि 1785 के बाद में रिवाइवल ऑफ रोमांस माना जाता है, और 1798 इसलिए माना जाता है इसका लास्ट टाइम क्योंकि 1798 से ही रोमांटिसिज्म की ओरिजिनल शुरुआत हुई थी। अब देखिए, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को ट्रांजिशन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ ट्रांजिशन। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि एज ऑफ सेंसिबिलिटी में जो न्यू क्लासिकल एज से हम रोमांटिक एज की तरफ जा रहे थे, इसलिए दिस एज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ ट्रांजिशन। अब देखिए, इस एज को सेंसिबिलिटी क्यों बोला जाता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी क्यों बोला जाता है इस एज को? बिकॉज इस एज में लोगों की मिजरी को फील किया जाने लगा था, फील द मिजरी ऑफ अदर्स। अब देखिए, इस एज में स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट देखने को मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों की क्वालिटीज देखनी है। बाई बर्थ कोई इंसान कैसा है कैसा नहीं है, तो बाई बर्थ जज नहीं करना है, लोगों की क्वालिटीज देख कर उसको देखना है। इसी एज में रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है हमको डेमोक्रेसी की रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है एज ऑफ सेंसिबिलिटी में ही। अब देखिए, इस एज में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हो गई थी, यानी लोगों को फ्रीडम, इक्वलिटी और राइट्स का इंजॉय करने का मौका मिल रहा था। लोग मजे ले रहे थे फ्रीडम के, इक्वलिटी को, राइट्स के। अब क्योंकि लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, जो मन में था वो अपने निकाल सकते थे, अपनी फीलिंग्स, अपनी जो विचार थे, अपनी बातें थी वो एक्सप्रेस कर सकते थे। तो लोगों ने सोसाइटी में जो इविलनेस थी, बुराइयां थी, उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अब देखिए, यानी हम कह सकते हैं इस एज में मोनार्की कमजोर होती दिख रही थी, पार्लियामेंट स्ट्रांग देखने को मिल रहा था, दिन पे दिन स्ट्रांग होता जा रहा था। हालांकि इसकी शुरुआत कॉमनवेल्थ पीरियड में ही हो गई थी। कॉमनवेल्थ पीरियड में ही आपने देखा होगा, जब हमने पढ़ाया था आपको, कि मोनार्की कमजोर होने लगी थी और पार्लियामेंट के पास एक विशेष राइट्स आ गए थे। अब देखिए, इस एज में हमें ओरिजिनल आइडियाज देखने को मिलते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि प्रीवियस एज में क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट किया जा रहा था। प्रीवियस एज में क्लासिकल राइटर्स को इमिटेट किया जा रहा था, बट यहां पे ऐसा नहीं था। यहां पे हमें ओरिजिनल आइडियाज देखने को मिल रहे थे। और एक बात आपको यहां यह बता दूं कि नोवेल की ग्रोथ देखने को मिल रही थी, ग्रोथ ऑफ नोवेल हो रहा था यहां पे। अब देखिए, इस एज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है हमें। इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए, जैसे जेम्स वॉट ने इन्वेंटेड किया स्टीम इंजन इन 1769 में। जोहन के ने इन्वेंट किया द फ्लाइंग शटल इन 1733 में। जेम्स हैग्रेव्स ने इन्वेंट किया स्पाइनिंग जेनी 1764 में। ये सभी इन्वेंशंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के रीजन थे, मतलब सबने कंट्रीब्यूट किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। अब देखिए, इस एज में एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स ऐसे फील्ड में भी रिवॉल्यूशन देखने को मिले हमें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई थी इसी एज में, जो 1798 में स्टार्ट हुई थी और कंटिन्यू रही थी 1799 तक। अब देखिए, वोल्टेयर और रोसो, ये दो ऐसे लोग थे, इन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया है, इंस्पायर किया है लोगों को फ्रीडम के लिए और इक्वलिटी के लिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक स्लोगन था, और ये स्लोगन बात इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक कॉमन एग्जाम्स होते हैं उनमें ही पूछा जाता है, और वो स्लोगन था
लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी जैसे कि हमें पता है कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी के जो प्रोमिनेंट फिगर हैं वो डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, ये पोएट भी थे, एसेस्ट भी थे, मोरलिस्ट भी थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, बायोग्राफर भी थे, एडिटर भी थे और लेक्सिकोग्राफर भी थे। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं लेक्सिकोग्राफर क्या होता है। वन हु राइट्स डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता है वो लेक्सिकोग्राफर होता है। इनके जो फादर साहब थे सैमुअल जॉनसन साहब के, जॉनसन साहब के जो फादर साहब थे एक बुक सेलर थे, यानी हम कह सकते हैं कि इनका बचपन गरीबी में ही गुजरा था। इन्होंने स्कूल में एक अटेंडेंट की जॉब भी की थी सरवाइव करने के लिए। यहां मैं आपको बता दूं, सैमुअल जॉनसन ने एक विडो से शादी की थी जिनका नाम था एलिजाबेथ जॉनसन। और जो एलिजाबेथ जॉनसन थी सैमुअल जॉनसन की वाइफ, ये सैमुअल जॉनसन से 20 इयर्स बड़ी थी, 20 साल बड़ी थी। सैमुअल जॉनसन ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ जॉनसन के साथ मिलकर एक स्कूल ओपन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्कूल चल नहीं पाया था, जिसकी वजह से सैमुअल जॉनसन की और भी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी, पैसे की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा आ गई थी सैमुअल जॉनसन के सामने, क्योंकि स्कूल नहीं चल पाया। अब पैसों की वजह से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। तो सैमुअल जॉनसन थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे पेम्ब्रोक कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यहां आपको बता दूं मैं, 1737 जॉनसन ने लंदन जाकर अपना कैरियर बनाने का डिसाइड कर लिया कि भाई यहां कुछ नहीं होने वाला, लंदन चलते हैं, वहीं जाके कुछ करेंगे। लंदन में एक एक्टर था डेविड गैरिक, जो सैमुअल जॉनसन का दोस्त भी था और प्यूपिल भी था। लंदन में सेटल होने में डेविड गैरिक ने जॉनसन साहब की काफी मदद की। अब देखिए, सैमुअल जॉनसन काफी रूड थे, जिसकी वजह से बाकी राइटर्स, जो अदर राइटर्स थे, उनके साथ में अच्छे रिलेशंस बिल्डअप नहीं कर पाए थे सैमुअल जॉनसन साहब। काइंडनेस तो इनके अंदर दूर दूर तक नहीं थी। लोगों का मानना है कि इनकी रूडनेस की वजह थी एक दिमागी बीमारी जिसका नाम है टॉड्स सिंड्रोम। अब देखिए, इस एज की हम लिटरेचर की बात कर लेते हैं, यानी इंपोर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स। तो जैसे पता ही है, सबसे पहले हमने राइटर लिए हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो प्रोमिनेंट फिगर हैं इस एज के, जिनका टाइम ड्यूरेशन जाता है 1709 से 1784 तक। अगर हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन साहब के वर्क्स की बात करें, तो अगर हम सबसे पहले बात करें एसे, पैम्पलेट और पीरियोडिकल्स की, तो पहला वर्क है इनका रैमलर, जो 1750 से 1752 के बीच में आया। इसमें टोटल 208 आर्टिकल्स थे। दूसरा वर्क है लिटरेरी मैगजीन्स और द यूनिवर्सल रिव्यू, जो 1756 में आया। तीसरा वर्क है आइडलर्स, 1758 से 1760 तक आया। नेक्स्ट वर्क है अ जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, जो 1775 में आया। नेक्स्ट वर्क है इनका इंपोर्टेंट द ब्यूटीज ऑफ जॉनसन, जो 1781 में आया। नेक्स्ट वर्क है द एडवेंचरर, जो 1752 से 1754 के बीच में आया, एक न्यूज़पेपर था। अब हम डॉक्टर जॉनसन साहब की पोएट्रीज की बात कर लेते हैं। अब देखिए, पोएट्री में हमने सबसे पहले ली है 1728 में आया मसीहा। एक्चुअली मसीहा क्या, एक ट्रांसलेशन है लेटिन में। ये ओरिजिनल वर्क था पोप साहब का। तो पोप साहब के मसीहा को ट्रांसलेट किया है जॉनसन ने लेटिन में 1728 में। नेक्स्ट इनका इंपोर्टेंट वर्क है लंदन। तो लंदन आया था 1738 में। अब देखिए, मैं लंदन के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये काफ़ी इंपोर्टेंट वर्क है जॉनसन साहब का। देखिए, पहली बात तो एनोनिमसली पब्लिश किया था जॉन साहब ने इस वर्क को। अलेक्जेंडर पोप को यह पोएम बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, बट मैं यहां बता दूं जॉनसन अपने इस वर्क से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए उन्होंने लंदन को 1748 में रिवाइव वर्जन निकाला एक बार फिर से।
बट क्रिटिक्स का मानना था कि फर्स्ट वाला एडिशन ज़्यादा बेटर था। लंदन पोएम में सैमुअल जॉनसन साहब ने मोनार्की का कंपैरिजन किया है, मोनार्की कंपैरिजन किया है, यानी पहले जमाने के मोनार्क या किंग का कंपैरिजन किया है उसने अपने टाइम के मोनार्क के साथ में। और उसने बताया कि पहले टाइम के जो मोनार्क थे वो ज्यादा बेहतर थे। उस वक्त एक लैंड के पीएम थे रॉबर्ट वॉलपोल, ये काफी नाराज हो गए जोहनसन की इस बात से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले ही वर्क में जोहनसन ने काफी प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे दिया था। जोहन साहब की नेक्स्ट पोएम है मिसलेनियस ऑब्जर्वेशंस ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जो 1745 में आई। नेक्स्ट पोएम है आयरनी, एक ट्रेजेडी है, ये ओनली प्ले है ऑफ जोहनसन का, ये एकमात्र अकेला प्ले है, 1749 में आया था। 1749 में ही द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज ये पोएम आई जोहनसन साहब की। देन 1765 में प्रीफेस टू द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर आया, और फिर उसके बाद में लाइव्स ऑफ पोएट्स आई 1779 और 81 के बीच में। देखिए जोहनसन साहब ने एक नोवेला भी लिखा, द हिस्ट्री ऑफ द रोसेल्स प्रिंस ऑफ अबिसिना। अब देखिए जोहनसन साहब जो सबसे ज्यादा फेमस थे वो थे अपनी डिक्शनरी के लिए। तो इन्होंने एक डिक्शनरी लिखी, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, 1755 में आई। ये फर्स्ट डिक्शनरी थी इंग्लिश में, 9 साल लग गए थे इसको कंप्लीट करने में, और टोटल 40,000 वर्ड्स लिखे थे इसमें। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बुक सेलर्स एक साथ इकट्ठा होकर डॉक्टर जोहनसन सर के पास में आए कि भाई ऐसे ऐसे इस तरह से कोई डिक्शनरी पब्लिश की जाए। तो इन्होंने उसके बाद में एग्री हुए और डिक्शनरी लिखने पे सहमत हुए, इन्होंने डिक्शनरी लिखी। इनको लग रहा था 2-3 साल में मैं डिक्शनरी कंप्लीट कर दूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ, पूरे 9 साल लग गए थे। और मैं बता दूं इस डिक्शनरी में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेपर, पेन और इंक यूज किया गया था, बहुत ही महंगी डिक्शनरी थी ये। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम ये 600 पाउंड्स की डिक्शनरी थी एक। अगर हम आज के ज़माने में इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 1.5 लाख रुपए। अब इतनी महंगी डिक्शनरी कौन लेने वाला है, वो भी एक डिक्शनरी पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करेगा। तो बहुत बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स थे वही इस डिक्शनरी को परचेस कर पा रहे थे। तो ये थे हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और उनके कुछ वर्क्स। अब नेक्स्ट ऑथर की बात करते हैं हम इस एज के, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा 1728 से 1774 तक। ये एक एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे और पोएट थे। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पॉलिटी लर्निंग जो एक एस्से है, सेकंड इंपोर्टेंट वर्क है इनका जो काफी इंपोर्टेंट है, द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 में आया, कॉमेडी है और ये ओनली नॉवेल है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्क है शी स्टूप्स टू कॉन्कर 1773 में आया, एक रोमांटिक कॉमेडी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका द डेजर्टेड विलेज 1770 में आया। नेक्स्ट है पोएम्स एंड प्लेज। नेक्स्ट है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। नेक्स्ट है द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो 2 वॉल्यूम्स में आया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्क है द ट्रेवलर। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गोडी टू शूज जो 1765 में आया, ये चिल्ड्रन टेल थी। नेक्स्ट है द विलेज स्कूल मास्टर, ये एक पोएम है। इस एज के हमारे नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं सैमुअल रिचर्डसन, जिनका टाइम ड्यूरेशन है 1689 से 1761 तक। अब देखिए इन्होंने जो हमारी प्रीवियस एज थी ऑगस्टर पीरियड, उसी में लिखना शुरू कर दिया था, परंतु ये अभी भी लिख रहे थे। और इस एज के इनके इंपोर्टेंट वर्क्स हैं क्लैरिसा हार्लो 1748 में आया, एंड सेकंड है सर चार्ल्स ग्रैंडसन जो 1754 में आया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं इस एज के हेनरी फील्डिंग, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1707 से 1754 तक। इन्होंने भी प्रीवियस एज में ही लिखना शुरू कर दिया था और ये इस एज में भी लिख रहे थे। और इस एज के इनके इंपोर्टेंट वर्क्स हैं टॉम जोन्स जो 1749 में आया और अमेलिया जो 1751 में आया। इस एज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं थॉमस ग्रे, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1716 से 1771 तक।
इनका जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है एन इलेजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो 1751 में आया। ये पहले 12th के सिलेबस में था यूपी बोर्ड में, अब शायद हटा दिया है। इसी वर्क की वजह से थॉमस ग्रे पूरे इंग्लैंड में पॉपुलर हो गए थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं इस एज के एडमंड ब्रूक, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1729 से 97 तक। अब देखिए इनका जो इंपोर्टेंट वर्क है ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, जो 1774 में आया। नेक्स्ट है स्पीच ऑन मिस्टर फोक्स ईस्ट इंडिया बिल, जो 1783 में आया। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट वर्क है इस एज का स्पीच ऑन कॉन्सिलिएशन विद अमेरिका, जो 1775 में आया। तो ये था हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी। यहाँ पर हमारी एज ऑफ सेंसिबिलिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारी प्यारी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।